हेलो मेरे डियर साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, आपके त्रैमासिक एग्जाम जो है ना एकदम प्रश्न बैंक में से बिल्कुल यार छप रहे हैं, है ना। तो आज की वीडियो में डियर साथियों हम देखो क्या क्लास 11th का, किसका भैया, क्लास 11th का है ना, प्रश्न पत्र का रसायन शास्त्र लेकर आए हैं। और रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में आज हम जितने भी चैप्टर आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने हैं उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ के करेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम जो है ना याद रहें, लॉन्ग टाइम तक याद रहें, ठीक है ना। तो भैया ये विशेषकर वीडियो किसके लिए है, एमपी बोर्ड के लिए, है ना, क्योंकि ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बातें बिल्कुल नहीं करना है, अब हमें वीडियो को स्टार्ट करना है जल्दी से। आपको बस इतना काम करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, अपने भाई लोग में और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करने के बाद आप जल्दी से यार है ना अच्छे से समझ के देखो इसको, ठीक है ना। चलो, आपको पता तो है ना 4 चैप्टर आने हैं। देखो ये 4 चैप्टर है, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आना है ये भी आपको इसमें दिया गया है, दिया गया कि नहीं, ठीक है। तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। तो भैया चैप्टर नंबर 1, अच्छा क्या है चैप्टर नंबर 1 सर? तो भैया चैप्टर नंबर 1 आपका ये है रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इसके सबसे पहले सही विकल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो, पहला क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान। अरे भैया जल का मोलर द्रव्यमान किसको नहीं पता, जल का सूत्र H2O होता है ना। तो H का कितना होता है 2 और O का कितना होता है 16। तो 16 और 2 कितने हो गए 18, हुए कि नहीं। तो इसका आंसर होगा 18, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता, अब भैया शुद्ध जल की मोलरता है ना वो आपकी 55.55 होती है, बट इसमें 55.55 दिया ही नहीं, केवल आपको 55 दिया, तो आंसर आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। अब CO2 का अणुभार, अब यहाँ सुनना मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना। अब CO2 का अणुभार पूछा है तो भैया ये है आपका CO2, C का कितना होता है 12, अब एक O का कितना होता है 16, अब 2 O हैं तो कितना हो जाएगा 32, तो 32 और 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 44, तो 44 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, फिर CO2 का इनने मोलर द्रव्यमान पूछा है, क्या पूछा भैया, मोलर द्रव्यमान। अरे यहाँ आपको सिर्फ घुमाया गया है, यहाँ सिर्फ आपको घुमाया गया है। अब यहाँ CO2 का अणुभार और मोलर द्रव्यमान, तो भैया अणुभार और मोलर द्रव्यमान एक ही बात तो है ना, अलग अलग बात थोड़ी ना, एक ही बात है। तो भैया 44 ही आएगा, क्या आएगा 44 ही आएगा। अब CHO का मोलर, CH4 का मोलर द्रव्यमान, तो ये बात है। तो C का कितना 12, H का कितना 1, 4 है तो कितना हो जाएगा 4, तो 12 और 4 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो CH4 का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा भैया, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, ये देखो ये है सोडियम सल्फेट, मतलब ये Na2SO4 में सोडियम का द्रव्यमान इतना है ना, सल्फर का द्रव्यमान इतना है। अब देखो इसमें जो सोडियम सल्फेट है इसमें Na है, S है और O, 3 तो हैं। अब इनने क्या किया भैया, देखो इनने ये किया कि भैया सोडियम का जो द्रव्यमान दे दिया 32.39 दे दिया, और सल्फर का कितना दे दिया, तो सल्फर का 22.54 दे दिया। बोलो दिया कि नहीं, 22 कितना दे दिया 54 दे दिया। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो ये इनको जोड़ने पर आ जाएगा 54.93, 54.93, मतलब Na, S और O में, तो Na और S कितने हैं 54.93 है। अब जो बचा है वो ऑक्सीजन का होगा, तो ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं ना, तो भैया टोटल तो 100 ही होता है, टोटल कितना होता है 100, और 100 में से आप 54.93 को घटा दोगे तो यहाँ 0 0 कर लेना, ठीक है। तो 100 में से आप इसको घटाओगे तो ये तो आपका 07 बचेगा, है ना, और ये कितना बचेगा भैया आपका 45, है ना। आप घटाना तो आता है ना, तो 45.07 इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। अब देखो 1 मोल कार्बन को जला रहा है, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी भैया। देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसको जलाओगे तो CO2 मिलेगी कि नहीं। अब इनने बोला कि 1 मोल कार्बन को जला रहा है, तो जब 1 मोल कार्बन को जला रहा है तो 1 मोल कार्बन तो भैया 2 O2 के साथ जलता है, तभी तो आपका CO2 बनता है। तो CO2 का कितने ग्राम CO2, तो CO2 आप बाहर में निकाल लो, C कितनी है 12, है ना, O कितना है, 1 O का 16, 2 O का 32, तो टोटल कितना हो गया 44, तो आपका 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया इसका आंसर 44 हो जाएगा, तो 44 ग्राम इसका सही आंसर है ना। अब एथेन के 3 मोल में कार्बन कितने मोल उपस्थित है, अच्छा एथेन के 3 मोल। अब एथेन क्या होता है, तो ध्यान रखना भैया, एथेन का सूत्र होता है C2H6,
एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। अब ये 1 मोल है, अब ये 1 मोल है, इसने बोला 3 मोल, तो ये 3 कर दिया। अब 3 मोल में कितने मोल उपस्थित, 3 मोल में कार्बन कितने मोल, इसने बोला कार्बन कितने मोल उपस्थित। देखो 1 मोल में, देखो 1 सेकंड, 1 मोल में कार्बन कितना था, 1 मोल में कार्बन कितना था, 2 था, है ना। अब हमें 1 की जगह कितना करना है, 3। तो जब 3 कर दिया तो ये 3 दूनी 6, कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो आंसर इसका क्या आएगा, 6 जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब STP पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान। अब भैया देखो आपको पता है 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान पूछा है, तो यार द्रव्यमान क्या दिक्कत है, CO2 का देखो CO2 22 देखो 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 होता है। और 1 मोल में CO2 कितनी लगती है, 44 ग्राम, कितनी लगती है, 44 ग्राम लगती है कि नहीं। तो बस 1 मोल का आयतन दिया है और 1 मोल में CO2 कितनी लगती है, 44 ग्राम, तो इसका आंसर 44 ग्राम ही आएगा। मतलब सीधा सा CO2 का भार निकालना था, ठीक है ना। अब ये आधा होता, अगर इसका आधा होता तो इसका भी हम क्या कर देते, आधा कर देते, ठीक है ना। चलो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला है 1.6 ग्राम मीथेन को पूर्ण दहन के उत्पन्न में CO2 की, देखो अब हम मीथेन को दहन करा रहे हैं, ये मीथेन है आपके पास, इसको दहन करा रहे हैं मतलब ओटूज क्रिया करानी पड़ेगी। जब ओटूज क्रिया कराएंगे तो जो O है C को मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CO2, और H को मिलेगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब मेथेन कितनी दहन करा रहा है, देखो मेथेन यहाँ पर कितनी है, 16 ग्राम, देखो मेथेन 16 ग्राम है। अब जब 16 ग्राम मेथेन को दहन कराओगे तो 44 ग्राम, कितना भैया, 44 ग्राम CO2 मिलेगी, और 18 ग्राम, कितना, 18 ग्राम H2O मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया हम 16 ग्राम नहीं, हम 1.6 ग्राम करा रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पॉइंट लगा दो तुम, और इसमें यहाँ पॉइंट लगा दो, है ना। तो इनने 1 अंक पहले पॉइंट लगाया इसमें, तो हमने भी 1 अंक पॉइंट पे लगा दिया। तो कितना आ गया, 4.4 ग्राम, कितना आ गया, 4.4 ग्राम। आई बात समझ में, 4 कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये हो गए। अब इसके बाद हमारे क्या है, रिक्त स्थान। आ जाओ रिक्त स्थान पे पहुंच जाओ। तो रिक्त स्थान में हमारा पहला क्या है, तो देखो पहला है सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन। यार कितना सिंपल है ना, कितना है, 22.4, ये सब पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित, देखो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है, उस विधि का नाम है मोलरता। क्या है, मोलरता। और जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, उसका नाम है मोललता। चलो तो अब हमसे ये कह रहे हैं कि सही जोड़ी मिलाओ। क्या मिलाओ, सही जोड़ी मिलाओ। यार मिला देंगे सही जोड़ी भी, क्या दिक्कत है। देखो पहले इनने बोला है कि Na और H2 की क्रिया होगी तो क्या बनेगा। तो देखो सिंपल है, अगर Na और H2 की क्रिया होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ Na और H2, तो H2O में कौन है, H प्लस है और OH माइनस है कि नहीं। तो देखो जब Na, देखो एक का प्लस दूसरे के माइनस से क्रिया करता है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो जब Na किससे क्रिया करेगा, OH से, तो जब Na OH से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, NaOH। और अकेला जो H है वो कभी रहता नहीं है, तो H का M बदल जाएगा, H2 में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो पहले का आंसर क्या है, ये है, पहले का आंसर क्या है, ये है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तो भैया CaH2SO4। तो देखो Ca पे आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इनको थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ, इनको जूम करके अच्छे से समझाता हूँ। ये जूम कर लिया, ठीक है। अब मैं इनको समझाऊंगा, यहाँ देखो अब ध्यान से, ठीक है। इसको नीचे करता हूँ, अब देखो, है ना, Na पर प्लस और H2O किस में टूटेगा भैया, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो NaOH के साथ क्या बना लेगा, NaOH। तो ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब CaH2SO4, तो H पर क्या होता है, H पर क्या होता है प्लस, और SO4 पर क्या होता है 2 माइनस। तो देखो और Ca पे भी क्या होता है 2 प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा ना। तो Ca किसके साथ करेगा, SO4 के साथ। तो इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो CaSO4 बनेगा। तो CaSO4 इसमें है, तो ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। फिर KClO3, तो KClO3 देखो ये दिख रहा है KCl, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब Fe और H2O, तो बस Fe और H2 है, तो Fe2O3 ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। अब पांचवा क्या है, ये तो C2H2 और O2। तो भैया जब मतलब एथेन को जला रहे हैं, सॉरी
एथाइन को जला रहा है तो CO2 ही बनेगा, तो ये आपका 5वां हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये अपनी सही जोड़ियां हो गई, समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं अपन। अब हमें किस पे जाना है? तो अब हमें सत्ता पे जाना है। तो देखो अच्छे से समझो ध्यान से, ठीक है, इसको बीच में कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला तो द्रव्यमान व भार में अंतर होता है या द्रव्यमान और भार में अंतर होता है? निश्चित है यार, होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर ना होगा तो फिर किस में होगा। ठीक है, अब एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुवीयता ज्ञात करने में किया जाता है। बिल्कुल, एवोगैड्रो नियम देखो, अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को ज्ञात करने में करते हैं। एवोगैड्रो का देखो 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु और 1 ग्राम आयन में उपस्थित अणु, परमाणु और आयनों की संख्या बताते हैं ना। तो परमाणुवीयता में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, जब सभी संख्याएं पूर्णांक हों तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है, होगा, है ना? ऐसा थोड़ी है नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है नहीं होगा, होगा। तो ये तो भाई गलत बात कही इनने, है ना? इनने बोला नहीं होगा, बट वास्तव में देखा जाए तो होगा। बाह्य अभिकर्मक जो रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यार ये तो गलत बात है ना? सही है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, बिल्कुल सही है। मतलब बाह्य अभिकर्मक जो रासायनिक जो रसा समीकरण गणना के आधार पर कम होता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। हाँ सही बात है। भारानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही हैं? यार कैसे हो सकते हैं? प्रतिशत अलग है चीज और प्रतिशत संगठन अलग चीज है, तो ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है ना? चलो, तो ये सत्ता हो गए अपने। आगे बढ़ेंगे और एक शब्द में आंसर पे बात करेंगे। तो एक शब्द में आंसर, ठीक है ना? तो पहला है समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया? तो आवोगाद्रो ने दिया था। किसने दिया था? आवोगाद्रो ने। यही तो पढ़ा था, आवोगाद्रो का नियम अपन ने पढ़ा था कि नहीं? ये आवोगाद्रो का है। 4 मोल CH4 का भार कितना है? अब देखो 1 मोल CH4 का भार, देखो CH4 का भार कितना होता है? 16, है ना? कितना होता है? 16 होता है। अब इन्हें 1 मोल का तो 16 होता है, 4 का बोला तो 16 चौके 64 हो गया कि नहीं? ठीक है, आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे? देखो मतलब इन्हें बोला कि आणविक सूत्र का मूलानुपाती सूत्र के रूप में सूत्र बताओ। ठीक है, देखो इधर बता रहा है। ठीक है, तो आपको पता है आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र इंटू 2। बताओ लिखवाया है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये तो आपने लिखवाया है, तो ये तो सही बात है। तो आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू 2। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इनने बोला कि वैज्ञानिक संकेतक को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? अब इनने बोला कि वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार व्यक्त करें, और देखो क्या लिखा आ रहा है। वैज्ञानिक संकेतन को 1 गुणांक और 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है ना? ध्यान रखना। तो वैज्ञानिक संकेतन को 1 गुणांक और 10 की घात के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो ये अपने क्या हो गए? एक शब्द में आंसर भी हो गए। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 1 होता है फिनिश। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। देखो अब हम फिनिश करते हैं इसको जल्दी से। सोडियम आयन में देखो, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो भैया, सोडियम में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। अब अगर सोडियम आयन की बात कर रहे हैं Na+, तो Na+ का प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब दान कर देगा तो टोटल तो 11 थे, अब कितने बचे? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समस्थानिकों में संख्या समान होती है, तो भैया समस्थान में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ है तो प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यहाँ। ठीक है, Cl- में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। एक ग्रहण कर लेगा तो कितने हो जाएंगे? 18। तो 18 सही आंसर है। ठीक है, अब अगला इसने ये बोला है, देखो अगला इसने ये बोला है। ठीक है, एक सेकंड देखो, है ना? 80 देखो Br है और यहाँ 80 और 35। तो जो ऊपर वाला होता है भार और नीचे वाला परमाणु क्रमांक में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो देखो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, A बराबर क्या होता है? P+N होता है। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, P को इस तरफ ले जाओ, तो A - P बराबर क्या जाएगा? N। अब A क्या है? भार। तो भार इसमें कितना दिया है? 80, और P मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो नीचे वाला जो परमाणु क्रमांक है वो तो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 35 घटा दो। तो 80 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चल आगे बढ़ जाओ, है ना? 45 हो गया आंसर। ठीक है,
आगे एक तत्व के लिए उपकोष L का मान 2 है तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात। अब L का मान कितना है, एक तत्व के लिए L का मान 2 है। अब भैया यहाँ ध्यान सुनना, L का मान कितना है 2, L का मान कितना है 2। कौन सी कक्षा के लिए होता है, तो आप बोलोगे सर D के लिए होता है। किसके लिए होता है, D के लिए। L का देखो आपको पता है 0 किसके लिए होता है, S के लिए, 1 किसके लिए होता है, P के लिए, 2 किसके लिए होता है, आपका D के लिए, और 3 किसके लिए होता है, F के लिए। तो अब बताओ D के लिए 2 है और D में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, तो आप बोलोगे 10। तो अब इसमें 10 भराते हैं तो इसका आंसर भैया 10 नहीं होगा। बोलो इसका आंसर 10 नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसका आंसर 10 होगा। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी, ठीक है ना। अब तो इसका आंसर आपका क्या आ गया भैया, 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इन्हें बोला निम्न में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हों। तो देखो तरंगदैर्घ्य हम लैम्डा बराबर H/mc से निकालते हैं। H/mc से निकालते हैं कि नहीं निकालते, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालते हैं। तो m क्या है, द्रव्यमान। जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो जो अल्फा कण दिख रहे हैं ना, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो अल्फा कण इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अल्फा कण क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चल इसके बाद अगला है हमारा रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान पे जाओ जरा, ठीक है। अब पहला है एक इलेक्ट्रॉन में m1 का मान ये है, तो इलेक्ट्रॉन खाली स्थान कक्षक में है। यार भाई आप बताओ, m1 के मतलब ये मान है और आपको पता है ये कितने मान है, 1 2 3 4 5, और 5 कक्षक किसमें होते हैं, तो आप बोलोगे सर D में होते हैं। तो यहाँ पर D नहीं आएगा आंसर। बोलो 5 मान D में होते हैं तो आंसर D नहीं आएगा। अब बोलोगे बिल्कुल सर सही है, D ही आएगा। अब देखो जिस कक्षक के लिए n बराबर 1 है और l बराबर 0 है, उसे देखो n बराबर 1 है और l बराबर 0, मैंने अभी बताया था l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो s होगा इसमें, ठीक है। आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार के विकिरण होते हैं। रिक्त स्थान में उचित विकिरण का नाम लिखिए। देखो सबसे पहले क्या है, रेडियो है, फिर माइक्रोवेव मतलब वो सूक्ष्म किरणें, वो कौन सी वाली, इंडक्शन वाली। फिर ऋणाभि प्रकाश मतलब एक प्रकाश होता है, ठीक है ना। फिर खाली स्थान किरणें और फिर कॉस्मिक किरणें। तो भैया FM किरणें आएंगी यहाँ पर। कौन सी किरणें आएंगी, FM, जो FM रेडियो में खींचता है ना, हाँ तो यहाँ FM किरणें आएंगी। कौन सी किरणें आएंगी, FM किरणें आएंगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। यदि किसी परमाणु में n का मान 4 है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यार n का मान 4 है, n का मान कितना है, 4। अब n का मान 4 है तो देखो n का, एक सेकंड इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर n का मान 4, तो पहली कक्षा के लिए n क्या होता है, k होता है, क्या होता है k। फिर दूसरी कक्षा के लिए l होता है, क्या होता है l, है ना। या फिर ऐसे नहीं समझाओ, थोड़ा दूसरा तरीके से समझो। देखो n का मान कितना है, 1 2 3 और ये 4। तो आपको पता है पहले 4 ही कक्षाएं थी। पहले में कितने थे, 2, दूसरे में थे 8, फिर कितने थे 18 और फिर कितने थे 32। तो इन्होंने बोला n का मान 4 है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32 होंगे। और 3 के लिए 8 18, 2 के लिए 8 और 1 के लिए कितने होते, 2, तो 32 होंगे ना भाई। कितना होंगे, 32 होंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल की ऊर्जा एवं आकार समान होता है। तो ध्यान रखना इस बात को। संकरण के पश्चात है ना, प्राप्त ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और हमारे सत्ता सत्य है, ठीक है ना। चलो सत्ता सत्य में पहला क्या है, हाँ बिल्कुल सिंपल है यार। किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उपकोष के लिए कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट ना हो। यार सही है बात, ये होंडे ने बोली थी ना कि पहले एक एक करना और फिर उनका डबल करना, युग्मन करना। तो ये तो सत्य है बात, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण सिर्फ गतिशील कण के लिए, हमने तो बिल्कुल साफ पढ़ा था, गतिशील कण के लिए सही है। एक उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भैया, एस में तो 2 ही होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। हाँ नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, सही बात है।
कक्षक और कक्षक और कक्ष में कोई अंतर नहीं होता। कक्षक और कक्ष में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल। कक्ष कक्ष और कक्षक में कोई अंतर नहीं होता। देखो, कक्ष कक्षा को कहते हैं, कक्ष किसको कहते हैं? कक्षा को कहते हैं, और कक्षक अलग चीज है, तो अंतर नहीं होता, तो ये तो गलत बात है। होता है ना, तो ये गलत है, ठीक है। तो नहीं होता, इनने बोला कि हो नहीं होता, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ेंगे और अगले हमारे क्वेश्चन पे बात होगी। चलो अब हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो देखो, मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित था, रदरफोर्ड नाभिक से संबंधित थे, हुंड बहुलता के नियम से संबंधित थे, डी ब्रोगली समीकरण ये है, और पाउली अपवर्जन से संबंधित थे। ये हमारे हो गए, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक शब्द में आंसर। अब एक शब्द में आंसर किसमें भैया? एक शब्द में आंसर देना है आपको। देखो इधर ध्यान से समझो आप अच्छे से, ठीक है। तो देखो, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान अंक वाले परमाणु क्या कहलाए? देखो, परमाणु क्रमांक क्या है? समान, और भिन्न द्रव्यमान है, तो ये तो समस्थानिक होते हैं सर। क्या होते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होंगे भैया? समस्थानिक होंगे, ठीक है। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो ये तो आपको सबको पता है, क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है? क्वांटम संख्या। हो गई ना? क्या हो गई बेटा? क्वांटम संख्या हो गई। क्या हो गई? क्वांटम संख्या। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? यार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? मतलब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या बात कही गई थी? यही बात कही गई थी ना, एक ही क्षण पर, मतलब किसी क्षण पर किसी कण के संवेग और स्थिति को ज्ञात करना संभव नहीं है कि नहीं? एक ही क्षण पर किसी कण के स्थिति और संवेग को ज्ञात करना संभव नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी एक क्षण पर कण की स्थिति और संवेग को ज्ञात करना संभव नहीं है। ये लिख लेना। उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखो। तो बिल्कुल यार लिख देंगे, रेडियो है। क्या है? रेडियो है, रेडियो किरणें। तो लिख देना आप, रेडियो किरणें। किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? तो इसका आंसर एस। अब एस में क्या दिशा होती है? एस तो गोलाकार होता है ना, उसमें कोई दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था। तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, तो किसमें? एस में। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हमारे होते हैं फिनिश, और ये भैया किसके फिनिश हो गए? यार चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया, तो अब हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए। तो देखो आप इसको भी फिनिश करते हैं, उड़ाते हैं जल्दी से, ठीक है ना। चलो, पहला है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति बताओ। देखो, परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है? सोडियम का, और सोडियम वर्ग 1 में रखा है। किस में रखा है? वर्ग 1 में। और वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? क्षारीय धातु हैं, है कि नहीं? तो क्षारीय धातु क्यों है? क्योंकि जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, है ना। तो इनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय। ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? क्षारीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्षारीय हो जाएगा। अब बी, सी, एन और ओ की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम लिखो। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता देखो, आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो, सबसे पहले कौन है? बी है, फिर कौन है? सी, फिर कौन है? एन, फिर कौन है? ओ, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? ओ की होगी। उससे कम एन की, उससे कम सी की, उससे कम बी की, ऐसी होगी ना। तो देख लो आप किसमें। तो देखो, सबसे ज्यादा ओ ये इसमें है ना, है कि नहीं। अब ओ के बाद एन, तो ओ के बाद एन तो इसमें कहीं नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना। तो एन के बाद सी है ना, तो यहाँ सी दिया है, तो मतलब पहला ही सही होगा। पहला ही सही क्या? सबसे कम किसकी है? बी की, और सबसे ज्यादा किसकी है? ओ की। तो सबसे ज्यादा ओ इसमें और बी इसमें, ये तो सही है, लेकिन थोड़ा सा एन और सी के क्रम को बदल दिया है, तो आप सही कर देना इसको, ठीक है। एन को इसमें आगे कर लेना और सी को क्या कर देना? पीछे कर देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला ये है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? यार कौन सा गुण नहीं बदलता? देखो, परमाणु का आकार ये तो बदलता है, घनत्व ये भी बदलता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, हाँ हमने बताया था वर्ग 1 का जो जितने भी तत्व हैं उसके +1 होगा, और +1 होगा मतलब इनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। हाँ, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन ये नहीं बदलते, बाकी ये धात्विक गुण ये भी बदलता है, सारा कुछ बदल रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सर इसका सही आंसर ये है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ो।
अब लिथियम मैग्नीशियम में से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण संबंध है। कौन सा संबंध है? विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध होता है। लेकिन विकर्ण संबंध में क्या दिक्कत होती है? तो विकर्ण संबंध में बेटा समान आकार होता है ना, समान ऋण विद्युता होती है और समान ऋण विद्युता होती है। देखो तो यार इसमें ना, हाँ, समान आकार होता है, अधिक ऋण विद्युता होती है और समान ध्रुवण क्षमता। तो ये दूसरा सही है ना, समान आकार होगा, अधिक ऋण विद्युता होगी और समान ध्रुवण क्षमता होगी। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। थोड़ा याद रखने वाला है ये, तो आप थोड़ा इसको याद रख लेना, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद पांचवे पे आ जाओ। पांचवा हमारा क्या है? तो भैया पांचवा है, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। यार अगर एक ही वर्ग के होंगे तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बराबर होगी। देखो एन और ओ तो अलग अलग वर्गों के हैं, एन और सी भी अलग अलग वर्गों के हैं, एस और बी आई भी अलग अलग वर्गों के हैं। देखो भटा, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। काशी गए थे पापा भैया, ये सब ये दोनों अलग अलग वर्गों के हैं। लेकिन ये आपको देख रहे होंगे एक ही वर्ग के हों। देखो एंटीमनी बिस्मथ एक ही वर्ग के हैं, है ना। काशी गए थे पापा भैया, देखो ये आ जाएंगे इसमें, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी मतलब Sb, है ना, और बिस्मिथ, एंटी कार्बन सिलिकॉन। देखो काशी गए थे पापा भैया, नहीं पी भी आएगा, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, है ना, मतलब टिन है, एंटीमनी नहीं है, टिन है, सॉरी ये टिन है। क्या है? ये टिन है। और ये क्या है? लेड, मतलब पीवी। थोड़ा फिलो में गलत हो गया, ठीक है ना, बाकी ये सही है ना। तो ये Sb और Pb एक ही वर्ग के हैं, तो Sb और Pb इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ोगे, है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा? तो एक ही चीज है बढ़ती है, वो परमाणु त्रिज्या, ठीक है। चलो किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास, ये है द्विधनायन का, कोई भी तत्व के द्विधनायन का विन्यास ये है। मतलब द्विधनायन का मतलब जैसे मान के चलो कोई तत्व है एक, उस पर 2+ है और उसका विन्यास ये है 2, 8 और ये 14। ये कब है विन्यास? जब इस पर 2+ है तब है विन्यास ये, ठीक है। तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो पहले इन्हें जोड़ दो, तो 8 और 2 10 हो गए, और 10 और 14 कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। लेकिन देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका, तो वो भी इसमें जुड़ेंगे जब परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो 24 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 26। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 होगा। तो गलत मत कर देना, ये द्विधनायन देखो कितना अच्छा शब्द दिया है हिंदी में, ठीक है ना। चलो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये तो गलत है, घटता है। ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ती है, ये भी गलत है ना। अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है, ये सही है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। थोड़ा मैं अपचायक सामर्थ्य के बारे में ध्यान रखना। तो अपचायक क्या होता है? सामर्थ्य का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अपचायक सामर्थ्य कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीकारक सामर्थ्य कहलाती है। ये थोड़ा सा याद रखना, है ना। तो क्या होगा? अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है, ये सही है, ठीक है। चलो बाकी ये सब गलत है, ठीक है ना। चलो अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी? तो Cl की होती है। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो देखो अब एक सेकंड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, मैंने अभी बताया। देखो यहाँ पर ये है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, हैलोजन तत्वों की बात है। तो ये है, मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो अपचायक सामर्थ्य बढ़ेगी। अब अपचायक और ऑक्सीकारक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपचायक बढ़ेगी तो ऑक्सीकारक क्या होगी? घटेगी। तो इनने बोला कि प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, तो नीचे अपचायक क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन ऑक्सीकारक घटेगी। तो अब घटेगी तो इनने बोला प्रबलतम मतलब ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन है? F होगा, और F से क्या बनता है? F2। तो F2 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब पहला ही वाला F2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो तो ये हो गए अपने, क्या होगा? ये सही विकल्प हो गए। अब आ जाओ रिक्त स्थान पे। तो रिक्त स्थान है हमारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होती है। क्या होती है? कम, क्योंकि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है ना।
तो पहले एन आता है और फिर ओ आता है, तो ओ की क्या होगी, कम, और एन की थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, कम होगी। जब किसी गैसीय परमाणु पर एकांक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को, देखो हमने पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो कितने अच्छे शब्द कितने, देखो अच्छे, देखो कितनी अच्छी हिंदी, आप देखो हिंदी आप समझो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, जोड़ा जाता है मतलब ग्रहण कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हुई। अब Mn क्या है, तो Mn क्या है, मैग्नीज, और मैग्नीज तो भैया डी ब्लॉक का तत्व है ना। तो मैग्नीज संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण बोलते हैं ना, संक्रमण तत्व है। बोरॉन की विकर्णता Si के साथ, बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध रहता है, Si के साथ। सिलिकॉन के साथ रखता है ना, तो Si सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। न्यूनतम गलनांक वाली धातु क्या है, तो न्यूनतम गलनांक वाली धातु है भैया पारा। आवर्त तालिका में अधातु कहाँ है, देखो आवर्त तालिका में अधातु, देखो ये जो आवर्त तालिका है कुछ ऐसी है कि नहीं ऐसी, यहाँ S है, यहाँ P है और यहाँ D, तो ये धातु होते हैं, ये भी धातु हैं। अधातु कहाँ है, P ब्लॉक में रखे ना, मतलब मोस्टली ज्यादातर अधातु कहाँ है, P ब्लॉक में रखे हैं। और P ब्लॉक कहाँ है आवर्त सारणी में, दाईं ओर, तो यहाँ पर दाईं ओर है, इसका आंसर दाईं ओर स्थित है। क्या है, दाईं ओर स्थित है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब एक शब्द में उत्तर है, ठीक है ना, क्या है भैया, एक शब्द में उत्तर है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किस में मापा जाता है, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। चलो, है ना, ये तो आपने पढ़े हैं ना, तो इजी है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेकंड, अब सही जोड़ी मिला दें, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, सही जोड़ियाँ हैं, है ना। देखो अब ये अलग अलग टाइप की हैं, देखो कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे, तो देखो इधर मिलाओ। तो परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, परमाणु भार पर, तो परमाणु भार पर तो मेंडलीव की थी, और परमाणु संख्या पर कौन सी थी, तो परमाणु संख्या पर बोर की, नील्स बोर की आवर्त सारणी थी ना, नील्स बोर की आवर्त सारणी। ये तो गलत है यार, नील्स बोर ने कहाँ आवर्त सारणी दी थी, है ना, नील्स बोर ने कहाँ दी थी, हेनरी मॉजले ने दी थी, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हेनरी मॉजले होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। विद्युत ऋणात्मकता 4 किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये किसका होता है, तो ये संक्रमण तत्वों का होता है, किसका होता है, संक्रमण तत्वों का, ठीक है। अब N3- O2- ये क्या है, तो इनमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो एक सेकेंड, तो ये 1 2 3 हो गए, ये मतलब चौथा है ना। और ये क्या है, तो ये 5वां सम इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब न्यूलैंड ने दिया, कौन सा दिया, न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था, ये पहला हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो 7 6 थे, तो 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, तो ये दूसरा हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, 7 आवर्त 18 वर्ग, और वर्ग 1 क्या है, क्षार धातु, और वर्ग 2 क्या है, क्षारीय मृदा धातु, ये 5वां हो गया, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, सही जोड़ियां भी हो गई, ठीक है ना। आ जाओ, अब ये 3 चैप्टर हमारे हो गए टोटली फिनिश भैया, 3 चैप्टर फिनिश हो गए अपने, कितने हो गए, 3 चैप्टर। अब चैप्टर नंबर आया 4, तो यार चैप्टर नंबर 4 भी कर लेंगे यार, क्या दिक्कत हो रही है, चैप्टर नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अपन, ठीक है ना। अब थोड़ा समय, देखो अपन को समझने में थोड़ा समय लगता है, बाकी कोई दिक्कत है ना। तो आप ये बताओ कि किसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है ना। चलो, निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण है, तो देखो इसका आंसर ये है। देखो सर्वाधिक सहसंयोजी गुण तो किस पे निर्भर करता है, परमाणु के आकार पर। अब परमाणु का आकार देखें तो सबसे छोटा Na का है, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन आप देखो इसमें एक Cl है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो अगर फिर देखा जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक परमाणु है उसका सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा, तो SiCl4 का होगा ज्यादा, क्योंकि ऋणात्मक परमाणु देखे भी जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो एमओ सिद्धांत अनुसार O2- आयन में प्रतिबंधित मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब एक सिद्धांत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें
जो बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटा, किसकी संख्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। अब मैं इसको निकाल के बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। अलग से एमओटी सिद्धांत मैंने वैसे पढ़ा दिया है, तो अगर आप डालेंगे कि एमओटी सिद्धांत बाय गणेशाय बेल्ट तो आपको निकल के आ जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी है तो इसके ऑक्साइड का क्या सूत्र, देखो अब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी है तो अंतिम कक्षा में कितने दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉन, तो अब ये 2 दान करेगा, तो कोई भी धातु जब अंतिम में 2 है तो 2 दान करेगी तो M पे 2 प्लस नहीं आएगा, आएगा। अब इनने बोला ऑक्साइड का सूत्र बताओ, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, ऑक्सीजन पे भी 2 होगा तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, MO। तो MO इसका सही आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो MO इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है, तो रेखीय संरचना किसकी होगी, तो जिसमें sp संकरण होगा वो रेखीय होगा। तो यहाँ देखा जाए तो sp संकरण किसमें है, CO2 में है, तो इसकी संरचना रेखीय होगी, है ना, रेखीय होगी। अब निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है, तो भैया अनुचुंबकीय नहीं है। मतलब देखो इसको भी हम बॉन्डिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि एमओटी सिद्धांत से करते हैं, कौन सा, तो अनुचुंबकीय नहीं है। तो वैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ अनुचुंबकीय नहीं है, तो इसका आंसर है CO नहीं है अनुचुंबकीय। बाकी ये अनुचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है, और यार 1 मिनट, हाँ ठीक है, CO कोबाल्ट है, अनुचुंबकीय नहीं है। तो यहाँ O2 अनुचुंबकीय है और NO अनुचुंबकीय है, तो कौन नहीं है, CO नहीं है। ये CO यहाँ पर भैया कोबाल्ट नहीं है, यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। चलो निम्न में से किस स्पीसीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यार निकाल के देखो आप, N2 के निकालो, है ना, आप F2 के निकालो, O2 के निकालो, S2 के निकालो, तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, है ना। तो और पता, अब ये अणु हैं, ये ध्यान रखना, ये अणु हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो नहीं होगा 1s2 वाला, नहीं होगा 1s2 2s2 ये वाला नहीं होगा। इसके लिए आपको एमओटी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, और एमओटी सिद्धांत में अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, वो यदि आता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे अभी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे एमओटी सिद्धांत आपको देखना है तो मैंने बोल ही दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आंसर है O2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन O2 में होंगे, बाकी इनमें नहीं होंगे, है ना। तो इसमें किस में होंगे, O2 में होंगे। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो ये SiF4 का होगा, किसका होगा, SiF4 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 8वां, बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये इसका सही आंसर है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। चलो निम्न में से किस अणु के सभी बंध समान नहीं होंगे, किसके सभी बंध समान नहीं होंगे, तो भैया इसके तो सभी बंध समान है, इसके भी समान है और इसके भी समान है, लेकिन इसके समान नहीं होंगे, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये CiF3 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो निम्न से कौन ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु कौन सा होगा, तो ध्रुवीय अणु वो होगा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, वो ध्रुवीय होगा, है ना। तो आप इसको चेक करके आपको बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको आता है ना, मैंने आपको सिखा दिया, तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। कौन ध्रुवीय अणु है, कौन ध्रुवीय अणु है, ये आपको बताना है। तो भैया अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ध्रुवीय अणु की बात की है तो इसका आंसर BF3 होगा, क्योंकि देखो इनमें समान 4 जोड़े हैं, तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है बोला हुआ शून्य होगा, लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, तो ये ध्रुवीय होगा, क्या होगा, ये ध्रुवीय होगा, तो BF3 वैसे सही आंसर है। वैसे आप लोग और देख लेना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व, सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिखना है भैया, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है, ठीक है। चलो सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्या होता है, निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने बंध हैं, तो भैया आप बना के देख लो, कितने पाई बंध हैं, तो नाइट्रोजन में कितना 3 बॉन्ड होता है,
तो यहाँ पाई और यहाँ सिग्मा, तो कितने हैं भैया? तो 2 पाई हैं, 1 सिग्मा है, तो 2 पाई हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO में, तो ये 2 माइनस है तो ये 2 प्लस होगा। कितना होगा? 2 प्लस होगा। देखो O2 माइनस है तो ये 2 प्लस होगा, तो 2 प्लस मतलब संयोजकता पूछा है तो प्लस प्लस नहीं लगाना, 2 लिख देना। NH3 अणु की आकृति कैसी है? पिरामिडीय है। कैसी है भैया? पिरामिडीय है। ठीक है, तो आप अच्छा और भी लिख सकते हो, त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय, ये विलेय होते हैं, तो विलेय लिख देना। इसमें क्या लिख देना? विलेय। तो ये रिक्त स्थान हो गए। अब भैया अब है भैया हमारी सही जोड़ी। ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ सही जोड़ी है। हाँ, आयनिक बंध, आयनिक बंध क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, नहीं ये तो उपसय संयोजी बंध है भैया। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों का साझा, उपसय संयोजी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, ये तीसरा। HF क्या है? तो HF में हाइड्रोजन बंध है क्या? हाँ है, तो जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है वो द्रव होता है, तो ये चौथा। HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं है, नहीं है, तो ये गैस होगा। क्या होगा? गैस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है वो द्रव होता है। ठीक है, चलो अब एक शब्द में आंसर, एक शब्द में आंसर। परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ऋण विद्युता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋण विद्युता। तो यहाँ लिख देना ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं? तो लिख देना यार 3 पाई हैं और 3 सिग्मा हैं, 3 पाई और 3 सिग्मा। बंध नापने की इकाई क्या है? तो बंध नापने की इकाई है बंध लंबाई मापने की, तो पिकोमीटर। क्या लिख देना भैया? पिकोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है ना, चलो पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे है BeCl2 अणु में sp2 संकरण पाया जाता है, सत्य सत्य बताना है। तो 7 दूनी 14 और इसका 2 16 नहीं पाया जाता, ये असत्य है। नहीं, sp संकरण पाया जाता है इसमें। कौन सा होता है? sp, तो ये असत्य हुआ पहला। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम का मान 3 है। हाँ बिल्कुल है, तो देखो नाइट्रोजन 3 वर्ण से जुड़ा होता है ना, तो बंधन क्रम कितने हो गए? 3 हो गए, सत्य है, तो ये सत्य है। sp3d² की ज्यामिति अष्टफल की होती है। हाँ ये सत्य है, तो ये सत्य हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से भैया हमारे ये चैप्टर होते हैं फ्रेंड्स। 4 चैप्टर के ऑब्जेक्ट की बात की थी और आज की वीडियो हमने चारों के चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत 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 बेहतरीन तरीके से ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इनको भैया बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके चले जाना। MP बोर्ड वालों सुन लो ध्यान से, बहुत अच्छे से कंप्लीट करके चले जाना और यही के यही छपने वाले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।